और अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ एनल कैनाल। एनल कैनाल हमारी जेटी का आखिरी ऑर्गन है, ठीक है। एज ए टेनी ऑर्गन हम लोग उसको कुछ बेसिस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर हम उसकी एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस करेंगे, उसकी ग्रॉस एनाटमी डिस्कस करने के बाद हम उसकी रिलेशंस पर आएंगे। ब्लड सप्लाई ऑलवेज एक अलग वीडियो होगी उसकी, ठीक है। फाइनली उसको क्लिनिकल्स में हम लोग रैप अप करके एनल कैनाल को हम फाइनलाइज कर देंगे। और तो एनल कैनाल के इंट्रोडक्शन में हमें मालूम है कि लास्ट पार्ट ऑफ गट ट्यूब है। इससे पहले हमने रेक्टम डिस्कस किया था। रेक्टम जब पेल्विक डायफ्राम को क्रॉस करता है तो वो एनल कैनाल में तब्दील हो जाता है, ठीक है। फिर 3 to 4 सेंटीमीटर्स इसकी लेंथ है। स्टार्ट हो रहा है ऑब्वियसली, अभी डिस्कस कर चुके हैं, पेल्विक डायफ्राम के लेवल पर शुरू होगा एंड देन ओपन होगा इनटू एन ओपनिंग दैट वी नो एज एनस। लोकेशन इसकी पेरिनियम है। पेल्विस के बाद एक और रीजन आता है जिसको हम बोलते हैं पेरिनियम। पेरिनियम में 2 ट्राइंगल्स होते हैं। एंटीरियरली हमारे पास होता है यूरोजेनाइटल ट्राइंगल, पोस्टीरियरली होता है हमारे पास एनल ट्राइंगल। ये दोनों सेपरेटेड होते हैं बाय सेप्टम, यूरोरेक्टल सेप्टम कहते हैं उसे, ठीक है। तो ये पेरिनियम के एनल ट्राइंगल वाले रीजन में है ये। तो दिस वाज ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एनल कैनाल। और तो एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एनल कैनाल में मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा स्कीमेटिक डायग्राम बनाया जिसमें ये जो है हमारा ये ग्रीन से है एंडोडर्म, रेड से हमारे मीजोडर्म है। एक एंडोडर्म की तरफ वाला मीजोडर्म है जो है विसरल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मीजोडर्म। दूसरा हमारा बाहर की तरफ है विच इज़ सोमैटिक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मीजोडर्म, ठीक है। एंड देन सबसे बाहर हमारे पास होगी एक्टोडर्म। अब नीचे आते हुए क्या होता है कि हमारे पास मीजोडर्म नहीं होती, तो ये वाला जो एरिया होगा इसको हम कहते हैं क्लोइकल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लोइकल मेम्ब्रेन के 2 हिस्से हो जाते हैं बाय द यूरोरेक्टल सेप्टम। तो ये कौन सा वाला हिस्सा है उसका? एनल वाला हिस्सा। तो एनल पार्ट ऑफ क्लोइकल मेम्ब्रेन, ऑल्सो जस्ट नोन एज एनल मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, सिंस यहाँ पर अब मीजोडर्म नहीं है तो ये वाला ऐसा रप्चर हो जाएगा। जब ये रप्चर हुआ तो अब इनफोल्डिंग होगी आउटसाइड एक्टोडर्म की, अंदर की तरफ, ठीक है। ऐसे करके अब क्या होगा कि जो रिमेनिंग एंडोडर्म है ना जिसको एक्टोडर्म में कवर कर ले, ये वाली डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। पहले क्या हुआ था, रप्चरिंग हुई, क्लोइकल मेम्ब्रेन जो थी एनल मेम्ब्रेन वो ओपन हो गई, तो एक ओपनिंग बन गई जिसका हमने नाम रख दिया एनस। फिर इनफोल्डिंग हुई एक्टोडर्म की एज वेल एज एंडोडर्म की, लेकिन एंडोडर्म से अंदर की तरफ से वो डीजनरेट हो गया। एंडोडर्म साथ में मिलकर डीजनरेट हो गया। तो फिर हमारी एपिथेलियल लाइनिंग किसने बना दी? एक्टोडर्म ने बनाई। तो एक पार्टीशन पॉइंट आ गया जहाँ पर एनल कैनाल की जो एपिथेलियम है, एक तो एपिथेलियम, दूसरा उसकी जो फीचर्स हैं वो अलग हो जाएंगे फ्रॉम एंडोडर्मल फीचर्स, फ्रॉम विसरल फीचर्स से वो हो जाएंगे फ्रॉम एक्टोडर्मल फीचर्स टू सोमैटिक फीचर्स। तो एंडोडर्मल टू एक्टोडर्म गई, विसरल से सोमैटिक फीचर्स की तरफ चली गई। तो एक पार्टीशन लाइन आ जाएगी यहाँ पर जो हमें ग्रॉस में भी नज़र आएगी है। इस लाइन का नाम हम रखते हैं पेक्टिनेट लाइन या फिर डेंटेट लाइन, ठीक है। ग्रॉस में इस लाइन को ज़्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बनी कैसे? इनफोल्डिंग आई एक्टोडर्म की, तो एक हिस्सा एनल कैनाल का अब एक्टोडर्म लाइन कर रही है। एक्टोडर्म लाइन कर रही है तो वो सोमैटिक, हमारे सोमैटिक पार्ट से है क्योंकि इसकी मीजोडर्म भी सोमैटिक थी और ख़ुद भी सोमैटिक पार्ट से होती है। एंडोडर्म विसरल पार्ट से थी तो उसकी मीजोडर्म भी विसरल थी। तो हुआ कुछ यूँ कि कुछ हिस्सा सोमैटिक हो गया, नीचे वाला पेक्टिनेट लाइन से नीचे वाला हिस्सा सोमैटिक हो गया, पेक्टिनेट लाइन के ऊपर वाला हिस्सा विसरल हो गया। तो ये एम्ब्रियोलॉजी है एनल कैनाल की। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ एनस भी हमने की कि रप्चर हो गई क्लोइकल मेम्ब्रेन। और तब हम ग्रॉस एनाटमी डिस्कस करने जा रहे हैं एनल कैनाल की। इनसाइड आउट चलते हैं, तो सबसे पहले थोड़ी सी ओरिएंटेशन कर लेते हैं। ये हमारा एनल कैनाल शुरू हो रहा है पेल्विक डायफ्राम से। पेल्विक डायफ्राम से शुरू हो रहा है, तो ये वाला जो हमारा मैंने स्लिंग बनाई है
ये हमारा मसल है प्यूबो रेक्टालिस। ठीक है, प्यूबो रेक्टालिस इज पार्ट ऑफ अ बिगर ग्रुप ऑफ मसल्स नोन एज द लेवेटर एनाई, जो एनल कैनाल को एलिवेट करते हैं, इसलिए नाम है लेवेटर एनाई। और लेवेटर एनाई एक और ग्रुप ऑफ मसल्स का हिस्सा है विच इज़ नोन एज दी पेल्विक डायफ्राम, जो पेल्विस को पेरिनियम से डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेपरेट करते हैं। जैसे थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम होता है, वैसे ही पेल्विक डायफ्राम होता है। तो प्यूबो रेक्टालिस मसल ये आ गया, इसके ऊपर रेक्टम होगा, इसके नीचे से हमारा एनल कैनाल शुरू हो रहा है। एनल कैनाल शुरू हो गया, एनल कैनाल के हम वैसे 3 हिस्से करते हैं, वो उस पर बाद में आऊँगा। शुरुआत हमने की पेल्विक डायफ्राम से, एंडिंग हमारी कहाँ होगी? स्किन पर होगी, एनल ओरिफिस, एनल ओपनिंग पर। ठीक है, तो ये क्या है? एनल ओपनिंग। अब क्या होगा कि प्यूबो रेक्टालिस से जैसे हम एनल कैनाल में एंटर होंगे तो हमें स्टार्टिंग में एक कॉलम्स नज़र आएंगे। इस कॉलम्स की खास बात ये है कि ये यहाँ से हमारे पास म्यूकस सिक्रीशन होती है। यहाँ पर हमारे पास सब म्यूकोज़ा जो दूसरी लेयर थी म्यूकोज़ा के बाद वाली लेयर, वहाँ पर हमारे पास मौजूद होते हैं ग्लैंड्स, जिसको हम बोलते हैं सर्कमएनल ग्लैंड्स। वो ग्लैंड्स इसके पीछे होंगे और वो यहाँ से बेसिकली जब फीसेस पास होंगी तो वहाँ से म्यूकस सिक्रेट करेंगे। ठीक है, अब ये नीचे चलते चलते कॉलम्स जो हैं, इनका नाम है कॉलम्स ऑफ मुर्गाग्नि, लिख लूँ मैं। ठीक है, तो ये जो कॉलम्स हैं ग्रीन से, ये हैं कॉलम्स ऑफ मुर्गाग्नि। ठीक है, नीचे चलते हुए कॉलम्स ऑफ मुर्गाग्नि क्या करेंगे? कंबाइन हो जाएंगे। तो एक दूसरे के साथ जब ये कंबाइन होंगे तो फिर ये सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बनाएंगे जो या तो कंघी जैसा लगता है या फिर दांतों जैसा लगता है। तो फिर हम इसका नाम रख देते हैं दांतों जैसे लगने वाली लाइन, एक डेंटेट लाइन, या फिर कंघी जैसे लगने वाली लाइन, एक पेक्टिनेट लाइन। इसकी हम लोग ओरिजिन कर आए एम्ब्रियो में कि इससे ऊपर वाला जो भी हिस्सा होगा वो होगा हमारा एंडोडर्मल, इससे नीचे वाला जितना भी हिस्सा होगा वो होगा हमारा एक्टोडर्मल। तो यहाँ पर एपिथेलियम शिफ्ट भी होती है। इधर अगर कॉलमनर है तो यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस हो जाएगी, नॉन कैरेटनाइज अभी। फिर क्या होगा कि अब हम आगे चलते जाएंगे तो यहाँ पर कौन सी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, नॉन कैरेटनाइज। एक पॉइंट आएगा जिसको हम बोलते हैं वाइट लाइन ऑफ हिल्टन, वाइट लाइन ऑफ हिल्टन। इस लाइन के बाद जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटनाइज थी वो अब कन्वर्ट हो जाएगी, ये कौन सी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटनाइज, वो कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कैरेटनाइज में। तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? वाइट लाइन ऑफ हिल्टन। ठीक है, तो इसलिए एनल कैनाल को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, एक एंडोडर्मल हिस्सा, दूसरा पेक्टिनेट लाइन वाला, पेक्टिनेट और वाइट लाइन ऑफ हिल्टन के बीच का हिस्सा, इसको हम पेक्टिन भी बोलते हैं। फिर हमारा फाइनल वाला हिस्सा जो सबक्यूटेनियस है। ठीक है, तो ये हमारा इनर पार्ट ऑफ एनल कैनाल हमने कर लिया। अब इसके आउटर साइड पर आएँ तो हमें कुछ मसल्स नज़र आते हैं, तो उनको अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमें मसल नज़र आएगा वो आएगा हमें ये सराउंड कर रहा है एंडोडर्मल पार्ट ऑफ द एनल कैनाल को। इस मसल का नाम है इंटरनल एनल स्फिंक्टर। ठीक है, शुरू हो रहा है ये प्यूबो रेक्टालिस से, एंड हो रहा है ये अप टिल दी पेक्टिनेट या फिर डेंटेट लाइन। सही है, तो ये हमारा आगे इंटरनल एनल स्फिंक्टर। ये है क्या असल में? ये बस कुछ भी नहीं, ये सर्कुलर मसल्स की हाइपरट्रॉफी है, जैसे हमारे पाइलोरस स्फिंक्टर था। ठीक है, तो थिकनिंग ऑफ द सर्कुलर मसल, सर्कुलर स्मूथ मसल्स। फिर हमारे पास आ जाते हैं 3 ग्रुप ऑफ मसल, 3 ग्रुप तो नहीं, 3 मसल भी नहीं, एक ही मसल है, उसके 3 पार्ट्स हैं। ये जो 3 पार्ट्स हैं एक ही मसल के, उन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ये शुरू कहाँ से होगा? इसकी ओरिजिन शुरू होगी आफ्टर द पेक्टिनेट लाइन, आफ्टर द डेंटेट लाइन। अब ये 3 है तो ईच का हमने अलग अलग नाम रखना है। एक का हम रखेंगे डीप पार्ट क्योंकि वो डीपेस्ट है, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा सुपरफिशियल है डीप से, तो उसका हम नाम रखेंगे सुपरफिशियल पार्ट। एंड देन फाइनली जो आखिरी वाला है उसका हम नाम रखेंगे सबक्यूटेनियस पार्ट, क्योंकि वो स्किन के बिल्कुल नीचे, स्किन के बिल्कुल डीप है, क्योंकि स्किन यहाँ आ रही तो उसके सफ़ा सामने, तो ये सबक्यूटेनियस आ गया। सही है, ये तीनों मिलाकर
कहलाते हैं एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ये तीनों मसल्स जो हैं ये स्केलेटल मसल्स हैं, ये स्मूथ मसल नहीं है, तो ये वॉलंटरी कंट्रोल वाले मसल्स हैं। इनको सप्लाई करती है पोटेंडल नर्व, क्योंकि पेरिनियम के जो भी वॉलंटरी वगैरह मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है पोटेंडल नर्व। ठीक है, अब देखते हैं एक और चीज़ कि इन तीनों मसल में एक एक खास बात है। सबक्यूटेनियस की तो खास बात आसान है, वो डायरेक्टली स्किन के सामने होता है, सबक्यूटेनियस होता है। ठीक है, तो एक बात खास उसकी ये आ गई। डीप वाले की खास बात ये है कि डीप वाला जो है ये ऊपर जाएगा और इंटरनल स्फिंक्टर के अराउंड सामने से गुजर रहा है। ये यहाँ से हमारे पास आ रहा है प्यूबर रेक्टैलिस मसल। अब ये जो तीनों मसल्स हैं कौन कौन से, प्यूबर रेक्टैलिस प्लस डीप पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर प्लस इंटरनल एनल स्फिंक्टर, ये तीनों मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एनोरेक्टल रिंग। एनोरेक्टल रिंग, एनोरेक्टल रिंग का काम ये है कि वो फीकल कॉन्टिनेंस करवाती है, मतलब कि फीसिस को होल्ड करके रखती है। ये अगर एनोरेक्टल रिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो फीसिस होल्ड नहीं होगी, फिर फीसिस पास ऑन होती रहेंगी, कंट्रोल नहीं होगा फिर किसी में कि फीसिस को होल्ड करके रख सके। ठीक है, तो हमने सबक्यूटेनियस पार्ट की एक खास बात डिस्कस कर ली, स्किन के बिल्कुल डीपर है। डीप पार्ट की खास बात डिस्कस कर ली, वो एनोरेक्टल रिंग फॉर्म करवा रहा है। ठीक है, तीन और मसल, दो और मसल भी करवा रहे हैं, लेकिन उसमें से इसकी ये खास बात है। सुपरफिशियल की खास बात ये है कि ये कनेक्टेड होता है विद द हिप बोन थ्रू अ लिगामेंट। उस लिगामेंट का मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन मैं आफ्टर टेक्स्ट में वो लिख लूँगा। ठीक है, फिर रिमेंबर कर ली इश्यूएनल लिगामेंट है या इलियोएनल लिगामेंट है, इन दोनों में से एक था। आई कैन नॉट लाइक रिमेंबर कौन सा वाला था। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। तो दिस वाज ऑल फॉर द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल। और तब रिवाइज कर लेते हैं। हमने शुरू किया था एनल कैनाल की एक्सटेंट से, तो हमें मालूम है कि शुरू होती है पेल्विक डायफ्राम से, प्यूबर रेक्टैलिस मसल स्पेसिफिकली, और वो एंड होती है इनटू द एनल ओपनिंग। ठीक है, फिर हम अंदर से शुरू हुए तो हमने स्टार्टिंग में देखा, हमें नज़र आया कॉलम्स ऑफ मॉर्गाग्नी। कॉलम्स ऑफ मॉर्गाग्नी जब नीचे गए तो उन्होंने फॉर्म की पेक्टिनेट लाइन या डेंटेट लाइन। अच्छा, पेक्टिनेट लाइन डेंटेट लाइन में जो ये स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं एनल वॉल्व्स। एनल वॉल्व्स के ऊपर होते हैं एनल साइनसेस। तो एनल वॉल्व, अगर ये जो डेंटेट लाइन बना रही है ये लाइन एनल वॉल्व है, और उस लाइन के ऊपर थोड़ी सी स्पेस होगी, उसको बोलेंगे एनल साइनसेस। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास पेक्टिनेट लाइन के ऊपर हमारे पास होगी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। पेक्टिनेट लाइन के नीचे होगी हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस पहले नॉन कैरेटनाइज होगी अप टिल द वाइट लाइन ऑफ हिल्टन, फिर वो कैरेटनाइज हो जाएगी आफ्टर द वाइट लाइन ऑफ हिल्टन। तो इसलिए एनल कैनाल हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जो हिस्सा पेक्टिनेट लाइन और वाइट लाइन ऑफ हिल्टन के बीच वाला है उसको हम पेक्टिन भी बोलते हैं। फिर हम बाहर की तरफ गए तो हमने मसल्स को देखा। मसल में सबसे पहला मसल हमने देखा इंटरनल एनल स्फिंक्टर, जो कुछ भी नहीं था, बस सर्कुलर लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रॉफी थी, थिकनिंग थी, जैसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर दिखते हुए आए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हम गए एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर पर, तो हमें पता चला कि ये तो स्केलेटल मसल्स हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद पेक्टिनेट लाइन के बाद वाला ऐसा सारा सोमैटिक होता है। तो मसल्स भी कौन से? सोमैटिक मसल्स, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो उसका हमने 3 हिस्सों में कर दिया, एक मसल को 3 हिस्सों में कर लिया, डीप, सुपरफिशियल, सबक्यूटेनियस। इन तीनों के बारे में एक एक चीज़ हमने डिस्कस की। डीप का एनोरेक्टल रिंग बना रहा है, सुपरफिशियल का जो उसका लिगामेंट था जो मैं भूल गया था उसका है एनोकॉक्सिजल लिगामेंट। ठीक है, ये कॉक्सिक्स के साथ वो होगा, अटैच होगा, तो सपोर्ट देता है एनल कैनाल को। फिर हमारा है सबक्यूटेनियस, उसके बारे में खास बात ये है कि वो सबक्यूटेनियस स्किन से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ठीक है, फिर हमने डिस्कस की एनोरेक्टल रिंग के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में कि बनता किस किस से, उसका मेन फंक्शन क्या है, फीकल कॉन्टिनेंस। अगर चला जाए तो फिर फीकल कॉन्टिनेंस नहीं रहेगी। दिस वाज ऑल फॉर द एनाटमी ऑफ एनल कैनाल। और तब जब हम क्लिनिकल डिस्कस करने वाले हैं एनल कैनाल से रिलेटेड, दैट इज़ एनल फिशर एंड एनल फिस्टुला। होता कुछ नहीं है, सबसे पहले एनल फिशर को डिस्कस करते हैं। ये फिशर के लिए
ठीक है। अब एनल फिजर क्या होता है कि अगर कोई हार्ट फीसिस वगैरह हार्ट स्टूल पास हो रही है फ्रॉम द एनल कैनाल, तो ये क्या कर सकती है, म्यूकोजा को डैमेज कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक टीयर आ जाएगा विद इन दी म्यूकोजा ऑफ दी एनल कैनाल। अब जब कभी भी यहाँ से स्टूल पास होगा थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है, पेन हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एनल फिजर। सही, एनल फिजर क्या है, टीयर इन म्यूकोजा ऑफ एनल कैनाल। ठीक है, अब फिर हमारा आ जाता है एनल फिस्टुला। फिस्टुला क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है। फिस्टुला में क्या होगा कि ये हमारा एनल कैनाल है, ये इसके सराउंडिंग क्या है, स्किन है, पेरिनेल स्किन जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एनल कैनाल के अंदर हमारे पास फॉर्म हो जाएगी एब्सिस। ठीक है, ऊपर भी फॉर्म हो सकती है, नीचे भी फॉर्म हो सकती है। अब जब ये एब्सिस फॉर्म होगी तो जो फीसेस वगैरह हैं कुछ तो यहाँ से पास होंगी, लेकिन कुछ क्या करेंगी कि यहाँ से एक कनेक्शन डेवलप कर देंगी टू दी सराउंडिंग स्किन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फिस्टुला। एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू ओपनिंग्स इज नोन एज फिस्टुला। तो फिर एनल कैनाल की एक और ओपनिंग आ जाएगी बेसिकली, जिसको हम कहेंगे एनल फिस्टुला, जो अदर देन एनस पेरिनेल स्किन में ओपनिंग आ गई एनल कैनाल की। ठीक है, इसका कॉज क्या है, मेनली एब्सिस फॉर्मेशन, लेकिन इसके अलावा एक क्रॉन्स डिजीज़ में भी एनल फिस्टुला वगैरह हो सकती है, क्योंकि उधर भी इन्फ्लेमेशन हो रही है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर एनल फिजर एंड एनल फिस्टुला। और तो अब जो हम क्लिनिकल डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ हेमरेड्स। हेमरेड्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, इंटरनल हेमरेड्स एंड एक्सटर्नल हेमरेड्स। ठीक है, हेमरेड्स बेसिकली मीन्स क्या, कि फीसिस में ब्लड आ रहा है। अब देखते हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल हेमरेड है क्या। इंटरनल हेमरेड जो होगा हमारा वो एनल कैनाल के इनसाइड में अंदर वाले हिस्से में होगा। अपर जो हिस्सा था अबव दी पेक्टिनेट लाइन वाला हिस्सा था, तो अगर ये पेक्टिनेट लाइन है तो इससे ऊपर वाले हिस्से में अगर हमारे पास किसी भी पैथोलॉजी की वजह से हमारे पास आ रही है हेमरेड्स, तो उसको हम कहेंगे इंटरनल हेमरेड। वो अब हो कैसे सकती है, यहाँ पर हमारे पास होती है पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस की वजह से अगर पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाए तो जो एनल कैनाल की जो वेन्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी। ठीक है, अगर डायलेट हो रही है, यहाँ से स्टूल पास हो रही है, तो यहाँ से हेमरेड्स हो सकते हैं, मतलब कि ब्लड पास हो सकती है विद इन द स्टूल्स, क्योंकि यहाँ से अगर वेन्स हैं ये रप्चर हो जाएंगी, अगर स्टूल पास होगी तो ब्लड आएगा इन स्टूल। ठीक है, ब्राइट रेड कलर का ब्लड आएगा, तो ये अबव दी पेक्टिनेट लाइन है। अबव दी पेक्टिनेट लाइन, कॉज क्या हुआ इसका, पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, वेन कौन सी होगी इसकी, सुपीरियर रेक्टल वेन, क्योंकि अबव दी पेक्टिनेट लाइन सुपीरियर रेक्टल वेन होती है। फिर आ जाओ एक्सटर्नल हेमरेड्स की तरफ, तो ये अबव है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास किसी भी वजह से हेमरेड्स हुई, ठीक है, तो वो होगी एक्सटर्नल हेमरेड्स। अब ये क्या है, बिलो दी पेक्टिनेट लाइन। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसका रीज़न मेनली जो होता है डैमेज होता है ऑफ दी डीप म्यूकोजल प्लेक्सस जो यहाँ पर बनता है। यहाँ पर एक म्यूकोजा का प्लेक्सस बन रहा होता है विद इन द लोअर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल। उधर जो होगा अगर डैमेज हो गई वेन्स वगैरह का ड्यू टू हार्ट स्टूल वगैरह, कोई हार्ट फीसेस वगैरह पास हो रही हैं, उस तरह से डैमेज हो गया, तो फिर डैमेज की वजह से वेन्स रप्चर होंगी तो ब्लड में आएगा, हमारा स्टूल में ब्लड आएगा। तो ये क्या किस वजह से हुआ, डैमेज टू म्यूकोजल प्लेक्सस। ठीक है, इसकी वेन कौन सी होगी, इंफीरियर रेक्टल वेन। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे। इंटरनली क्या होता है कि हमारे पास होती है विसरल सप्लाई। विसरल सप्लाई में पेन के एजेंसेस इतने ज़्यादा सेंसिटिव फाइबर्स नहीं होते, तो यहाँ पर जो हमें मेनली सिम्टम्स आएंगे वो होंगे इचिंग के। ठीक है, और जो यहाँ पर हमारे सिम्टम्स आएंगे एक्सटर्नल हेमरेज वो होंगे स्पेसिफिक पेन के होंगे, क्योंकि बाहर का जो है बिलो दी पेक्टिनेट लाइन वहाँ पे सोमैटिक फाइबर्स हैं। सोमैटिक सेंसरी जो होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं टू द पेन,
तो एक्सटर्नल हेमरेज में पेन के होंगे, इंटरनल हेमरेज में इचिंग का होगा। इसके अलावा इचिंग इंटरनल हेमरेज में एक और भी चीज़ होती है, इसकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। होता यूँ है कुछ कि जो वेरिकोज वेन्स हैं कभी कभी वो प्रोट्रूड आउट हो जाती हैं। अगर प्रोट्रूड नहीं हो रही तो वो ग्रेड 1 है। अगर डेफिकेशन के वक्त प्रोट्रूड आउट हो रही फिर वापस चली जाती हैं वेरिकोज वेन, तो वो ग्रेड 2 है। और प्रोट्रूड आउट रहती ही रहती हैं तो वो ग्रेड 3 है। ठीक है, तो इंटरनल हेमरेज की ग्रेडिंग सिस्टम आ गया, किसके बेसिस पर? वेरिकोज वेन्स के बेसिस पर। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर हेमरेज। और तो रिवाइज कर लेते हैं हेमरेज का। इंटरनल हेमरेज हमें पढ़ा के वो अबव द पेक्टिनेट लाइन है, एक्सटर्नल हेमरेज मीनवाइल बिलो द पेक्टिनेट लाइन है। इंटरनल हेमरेज का कॉज क्या है? मेनली पोर्टल हाइपरटेंशन। एक्सटर्नल हेमरेज का क्या कॉज है? डैमेज टू द म्यूकोजल प्लेक्सस। वेन्स का प्लेक्सस होता है विद इन द म्यूकोजा बिलो द पेक्टिनेट लाइन। ठीक है, वेन कौन सी इसमें इंटरनल हेमरेज इन्वॉल्व होगी? सुपीरियर रेक्टल वेन, और एक्सटर्नल हेमरेज में इंफीरियर रेक्टल वेन। सिम्टम्स क्या आएंगे इंटरनल हेमरेज की? इचिंग हो रही होगी। ठीक है, उसके अलावा जो प्रोट्रूजन होगी किसकी? वेरिकोज वेन्स की। एक्सटर्नल हेमरेज में क्या होगा? पेन होगा मेनली। ठीक है, फिर हमने ग्रेडिंग की इंटरनल हेमरेज की, ग्रेड 1 जिसमें प्रोट्रूजन नहीं है, ग्रेड 2 डेफिकेशन के वक्त प्रोट्रूजन है, उसके अलावा नहीं है, एंड ग्रेड 3 जिसमें कांस्टेंट प्रोट्रूजन होगी वेरिकोज वेन की।